Okay, जी. So today we are going to talk about Jeffersonian versus Jacksonian democracy. और कल जो हम लोगों ने discussion की थी, that was all about Andrew Jackson. और I told you that being 7th president of United States of America, Jackson holds a very eminent and prominent position in US history. और कल हम लोगों ने एंड्रयू जैक्सन के बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन की और एंड्रयू जैक्सन की जो प्रेसिडेंसी है उसके सेलिएंट फीचर्स को पढ़ा. Not just the positive aspects, but we talked about negative aspects as well. And you see that how aptly he handled the position of being a president, despite having a very poor background, despite becoming orphan at the age of 14 years. So today we are going to make a little bit comparison between Jefferson and Jacksonian democracy. And this question is actually expected. और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो 2022 में आ चुका है. आई टोल्ड यू यस्टरडे इवन. और इसके बारे में आज हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे. लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू ताकि आप लोगों के साथ स्लाइड्स के थ्रू जो है मैं आप लोगों को बता सकूं. ओके, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज. ओके, अच्छा जी. जेफरसोनियन वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी. जेफरसन, थॉमस जेफरसन के बारे में आप लोग जो है वो डिटेल्ड एक लेक्चर ले चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने थॉमस जेफरसन, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट लेक्चर, जब से आप लोगों को अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने पढ़ाया है और वो सारा करवाया है, तो आप लोगों ने साथ साथ जो है वो थॉमस जेफरसन का रोल पढ़ा. और उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो है वो थॉमस जेफरसन का टॉपिक अलग से प्रिपेयर की करवाया मैंने आपको, जिसमें हम लोगों ने लुजियाना परचेज और इसके अलावा जेफरसन की डेमोक्रेसी और उसकी प्रेसिडेंसी के फीचर्स जो हैं उनको कंसीडर किया. तो चूंकि आप लोग एंड्रयू जैक्सन और थॉमस जेफरसन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इट वुड बी easier for you to make a comparison between the presidency, or you can say democracy, of both the prominent presidents. One is you know Thomas Jefferson, who is the third president in US history, or another one is Andrew Jackson, who is the seventh one. So सबसे पहले जो इनकी फिस्कल पॉलिसी है उसके ऊपर इनका कंपैरिजन देखते हैं. उसके ऊपर देखते हैं कि what was the policy of Jefferson and what was the thought or mindset or ideology of Andrew Jackson as far as banks are concerned. तो थॉमस जेफरसन जो है, ही वॉज ऑफ द व्यू कि बैंक्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट. जो बैंक होते हैं, दीज आर द स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड रिपब्लिकन्स जो थे, दे फेवर्ड साउथ. आपको पता है जब हम लोगों ने वर्जीनिया प्लान और न्यू जर्सी प्लान पढ़ा था, तो उसके अंदर आप लोगों ने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई थी कि जो साउथ की साइड के लोग हैं वो लोग यूजुअली गरीब तबके के और स्लेव बैकग्राउंड के लोग थे, और रिपब्लिकन्स जो थे बेसिकली दे वर रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल पॉपुलेस ऑफ अमेरिका. तो फेवर जो रिपब्लिकन्स हैं वो फेवर करते थे साउथ को. तो दे वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक. ये ऐसे ही है जैसे सारी वेल्थ एक सेंटर में अकोमुलेट हो जाएगी इफ सेंटर विल बी होल्डिंग मोर पावर. आप लोगों को फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि पावर जो है वो सेंटर में हो, और ज्यादा से ज्यादा जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास जितनी भी है वो सेंटर में थी, और वो सेंटर को सपोर्ट करते थे कि सेंटर शुड बी पावरफुल. और जो थॉमस जेफरसन वाली पार्टी थी वो किसको सपोर्ट करते थे, यानी कि जो एंटी फेडरलिस्ट थे उस टाइम पर, वो सपोर्ट करते थे कि पावर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर सेंट्रल बैंक होगा तो ऑब्वियसली जो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है फायदा उसको होगा. सो दिस वाज द वेरी रीजन दैट थॉमस जेफरसन वाज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का जो आइडिया है उसके अगेंस्ट है. तो ओवरऑल अगर आप एक कंक्लूड करना चाहें कि फिस्कल पॉलिसी थॉमस जेफरसन की क्या थी, तो थॉमस जेफरसन की जो फिस्कल पॉलिसी थी दैट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ सेंट्रल बैंक. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हम एंड्रयू जैक्सन के ऊपर कि जैक्सन का क्या आइडिया था एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न. तो ही वाज आल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक.
जैक्सन भी सेंट्रल बैंक के आइडिया के अगेंस्ट था एंड ही वीटो द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ फेडरल बैंक। कल आप लोगों को सेलिएंट फीचर्स के अंदर मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, मैक्सिमम यूज ऑफ वीटो पावर। तो अब जैक्सन ने यहाँ पर भी वीटो पावर का यूज किया। जैक्सन यूज्ड वीटो पावर अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ ऑफ फेडरल बैंक। और इसके अलावा एंड्रयू जैक्सन ने प्रिंटिंग जो होती थी, करेंसी जो थी प्रिंटिंग उसकी, उसके ऊपर भी जो है वो वीटो किया था। और इस चीज ने क्या किया कि जब बैंक ने करेंसी बनाना बंद कर दी तो उससे जो है सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। और इन्फ्लेशन आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और जब अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, जिसको आप ट्रिपल पी बोलते हैं, वो भी कम हो गई। तो एक चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, ये बेसिकली इकोनॉमी की टर्म्स हैं, तो जो मेरा इकोनॉमी वाला लेक्चर होता है वो तो खैर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में होता है। उनके अंदर हम लोग डिटेल से मैं बताती होती हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो कितनी, इन्फ्लेशन इज नॉट अ नेगेटिव टर्म ओनली, इन्फ्लेशन जरूरी भी होती है एक सोसाइटी के लिए। तो वो एक अलग इकोनॉमी का टॉपिक चला जाता है, बट आप लोगों ने इसको जस्ट यहीं तक रखना है कि वीटो जो है प्रेसिडेंट की, उस चीज ने क्या किया कि प्रिंटिंग नोट्स जो थे उनको स्टॉप किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बनी सोसाइटी में, इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, जिसको ट्रिपल पी भी हम लोग बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी को। एनीवे, attitude towards Indians is our second point when we are making comparison between Jackson and Jefferson. एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बड़े अच्छे से थॉमस जेफरसन के पॉइंट में भी, टॉपिक में भी आप लोगों ने पढ़ा कि ही वाज हॉस्टाइल टुवर्ड्स रेड इंडियंस एंड ही परचेज्ड लुजियाना इन 1803 टू मूव इंडियंस आउट टू दैट टेरिटरी। वो बेसिकली लुजियाना की टेरिटरी परचेज ही इनके लिए की गई थी नॉर्दर्न साइड पे, कि ताकि जो इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर मौजूद, उनको नॉर्थ में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। एंड देन कम्स एंड्रयू जैक्सन, ही वाज आल्सो हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडियंस। ये तो बड़ा फ्रेश टॉपिक है, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, कल ही हमने ये टॉपिक किया है। और बेसिकली मैंने आप लोगों का एक ऑर्डर सेट किया हुआ है कि एक के बाद दूसरा टॉपिक और दूसरे के बाद तीसरा, के जो मैंने अगले दिन पढ़ाना होता है, मुझे पता होता है कि अगर आपने वो पिछला नहीं पढ़ा होगा तो आप उस नए वाले टॉपिक को अच्छे से जो है वो ग्रैब नहीं कर सकेंगे उस आइडिया को। एनीवे, so he was also hostile towards Indians and he also passed Indian Removal Act in 1830 to remove red Indians। इसने भी इंडियंस को रिमूव करने के लिए ये एक्ट जो है वो पास किया था। एंड ही सेड द ओनली गुड इंडियन इज अ डेड इंडियन। ये आप लोगों ने कल भी ये वाला जो कोटेशन है वो पढ़ा था, कि एक अच्छा इंडियन सिर्फ वही है जो डेड इंडियन है। अच्छा जी, नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेव्स। अब हम स्लेव्स की पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि दोनों का क्या माइंडसेट था। जेफरसन was son of a slave. Thomas Jefferson was actually son of a slave, but he himself was a slave owner. It is actually irony of a fact कि आप ये देखें कि आप खुद जो है किस बैकग्राउंड से होकर आए हैं, और आप वही चीज जो है वो दोबारा से जो है उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे अपार्ट फ्रॉम टॉपिक एग्जाम्पल है कि व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, तो आई ऑलवेज यूज टू से कि जब हम सब फ्रेंड्स बैठते थे तो आई ऑलवेज यूज टू से कि यार एक बार जो है वो क्वालिफाई हो गया ना, तो आई विल नेवर गो फॉर दिस अप्रोच कि यार स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल हिडन रखना है और स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं देना कि यार इसको एस कैसे करते हैं, इसको पास कैसे करते हैं। तो वो चीज एग्जैक्टली यही है कि आप खुद जिस फेज से गुजर के आते हैं, आपको वही चीजें जो है वो दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव बैक। एंड्रयू जैक्सन के बारे में अब हम देखते हैं कि एंड्रयू जैक्सन, अच्छा, थॉमस जेफरसन डिडंट डू एनीथिंग टू इरेडिकेट स्लेवरी। स्लेवरी को खत्म करने के लिए थॉमस जेफरसन ने, सॉरी, कुछ भी नहीं किया। लाइक देयर वाज नो इवन अ सिंगल positive step, or you can say a concrete step that was taken on part of Thomas Jefferson। तो उस चीज के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो थॉमस जेफरसन ने कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन या इवन ऑन स्मॉलर स्केल कोई भी एफर्ट जो है वो नहीं की। नाउ कम्स एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन वाज आल्सो फ्रॉम अ स्लेव बैकग्राउंड, बट ही वाज अ स्लेव ओनर। अगेन वही चीज आ गई कि ना तो इन लोगों ने स्लेवरी को इरेडिकेट करने के लिए कुछ किया, और ना ही स्लेवरी के स्लेव्स के जो है हकूक, एटलीस्ट अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके हकूक के लिए भी कोई काम नहीं किया। सो बोथ हैड अ वेरी
very disappointing attitude towards slaves. Okay, now comes the form of government. गवर्नमेंट किस तरह की थी, यानी कि सॉरी, थॉमस जेफरसन और एंड्रयू जैक्सन जो है वो किस तरह के गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को पसंद करते थे? तो जेफरसन वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम। जेफरसन जो है ही वाज नॉट इन फेवर। अच्छा, अभी तक आप लोग सिर्फ जो है वो एक तरह के सिमिलैरिटीज देखते आए हैं, बट अगर आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर इनका डिफरेंस इन ओपिनियन आ जाता है कि जेफरसन वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम। जेफरसन जो है वो एक फेवर में नहीं, स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम के फेवर में नहीं थे। जैक्सन जो थे ही वाज इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम। नाउ व्हाई ही वाज इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम? बिकॉज कल आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसमें यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कॉमन मैन की बड़ी बात की गई है, like rise of political parties, giving right to common man, so that he may come into politics. तो ये चीजें जो हैं वो सपोर्ट की कर कर रही थी किस आइडिया को? स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम को, ताकि आपका ही वाज ऑफ द व्यू दैट इट एम्पावर्स मैन एट लोकल लेवल। जितने लोग लोकल लेवल पर एम्पावर्ड होंगे उतना ही ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कराया जाएगा। Here, one thing that you should keep in your mind, that rights for slaves is something else and right of common man is something else. So do not confuse yourself here. Okay. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कॉमन मैन। कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जेफरसन फेवर्ड कॉमन मैन। आप लोगों ने जेफरसन के टॉपिक में पूरा एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, जब उसके डेमोक्रेसी के सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे, तो उसमें एक लेसिस फेयर का कॉन्सेप्ट भी था कि a government should play a neutral role, a government should play a kind of, you can say कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल या गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसी भी किस्म की स्टेट की पॉलिसीज के अंदर। तो जेफरसन वाज एक्चुअली इन फेवर ऑफ अ कॉमन मैन और राइट्स ऑफ अ कॉमन मैन। और कॉमन मैन के अंदर आपकी एग्रेरियन क्लास भी आ जाती है, और आपको मैंने वो एक कोटेशन करवाई थी जिसके अंदर क्या था कि दोज हु वर्क ऑन अर्थ आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड। ये जेफरसन की कोटेशन, ये बेसिकली उन्होंने फार्मर्स के राइट्स के लिए कहा था, बिकॉज यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया कि जेफरसन का जब हम लोग टॉपिक कर रहे थे तो उसमें एग्रीकल्चरल यील्ड की बहुत ज्यादा बात होती थी, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बड़ा ज्यादा फोकस किया जाता था। देन कम्स जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन का क्या माइंडसेट था फॉर कॉमन मैन? ही वाज इन फेवर ऑफ अ कॉमन मैन। अगेन वही बात आ गई, ही रिमूव्ड। अच्छा, ये एक बहुत एक नया पॉइंट है, और आप लोग इसको कल वाले टॉपिक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं जब आप इसके सेलिएंट फीचर्स लिखोगे, अगर पेपर में वो आ गया तो। ही रिमूव 10% पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड्रयू जैक्सन ने क्या किया, एक पॉलिसी निकाली जिसके अंदर ही रिमूव 10% पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर से 10% लोगों को रिमूव कर दिया, एंड अलाउड कॉमन मैन टू अप्लाई फॉर जॉब्स। और उसने आम आदमी को ये कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये एक बड़ा फेवर तो था कॉमन मैन के लिए, बट इस चीज ने अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट की। क्यों? क्योंकि 10% लोग जो उसने खात्मा किया गवर्नमेंट के अंदर से, गवर्नमेंट की पोजीशंस में से 10% लोगों को, तो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अप्लाई करें और सीट संभालें, वो लोग जो कहीं पर जॉब्स कर रहे थे ऑलरेडी, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी, और इस वजह से अमेरिका के अंदर एक बहुत ही मेस क्रिएट हो गया। और फिर उसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो अमेरिका के अंदर लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, if you want to become part of this particular tier, then you must have to be you must have to qualify competitive exam for that. Okay, now comes foreign policy. ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इवन चाइना, जापान, ऑल अक्रॉस द ग्लोब सिविल सर्विस एग्जाम होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी अगेन, ये भी आप दोनों का पॉइंट जो है वो अच्छे से देख चुके हैं। जेफरसन की फॉरेन पॉलिसी क्या है कि ही हैड अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी। थॉमस जेफरसन की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी थी, एंड ही परचेज्ड लुजियाना फ्रॉम फ्रांस इन 1803। थॉमस जेफरसन ने लुजियाना जो है उसका परचेज किया 1803 में। और व्हाई इट बिकम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेटर्नल रिलेशंस दैट थॉमस जेफरसन हैड विद फ्रांस। अदरवाइज ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं होती।
Now comes Jackson's perspective when it comes to foreign policy. He had a very cordial foreign policy. हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया. He resolved the issues with France regarding Northern Territory. और फिर आपको पता है कि ट्रीटी भी फ्रांस ने जो है फ्रांस के साथ साइन की थी एंड्रयू जैक्सन ने. So this is what we can say कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो दोनों की बहुत ही ज्यादा फ्रेटर्नल और फ्रेंडली थी. नाउ कम्स स्टेट राइट्स. अगर जेफरसन के स्टेट राइट्स की बात करें तो ही एडवोकेटेड स्टेट राइट्स. थॉमस जेफरसन जो है वो स्टेट राइट्स को फोकस कर रहे थे, उनको सपोर्ट करते थे बिकॉज ही वॉज फ्रॉम रिपब्लिकन बैकग्राउंड. अगेन वही बात आ गई कि द मोर सिंपल यू आर द मोर देयर आर प्रोस्पेक्ट्स दैट यू विल बी रेजिंग वॉइस फॉर common people or state rights. Then comes Andrew Jackson. He also advocated state rights because he believed in power of president also. But he believed in power of president also. यहाँ पर इनका slight difference आ जाता है foreign policy डेमोक्रेसी के अंदर या salient features of presidency के अंदर दोनों की, कि एंड्रयू जैक्सन जो हैं वो स्टेट राइट्स को तो सपोर्ट करते थे बट अल्टीमेटली वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को भी करते थे. अब इसकी रीजन क्या है कि वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को फोकस क्यों करते थे या सपोर्ट क्यों करते थे? बिकॉज आप लोगों ने कल ये चीज देखी थी कि एंड्रयू जैक्सन बड़े एक्साइटेड किस्म के प्रेसिडेंट थे. जैसे एक होता है ना कि प्रेसिडेंट्स तो आते ही हैं ऑल्दो इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट, लेकिन कुछ प्रेसिडेंट्स आते हैं जो बहुत ही शोखे किस्म के प्रेसिडेंट्स होते हैं. आई एम सॉरी टू से. तो वो एंड्रयू जैक्सन आप उस पर्सपेक्टिव में इनको देख सकते हैं. जैसे ट्रम्प है, ठीक है, तो देयर इज मार्क डिफरेंस बिटवीन ट्रम्प एंड अभी जो सिचुएशन जो बाइडन की चल रही है. ही इज वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन. लेकिन ट्रम्प के पर्सपेक्टिव में हम लोग रोज ही कोई ना कोई नया आइटम और नई नई चीजें जो है वो देख रहे होते. तो एंड्रयू जैक्सन वाज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो इस वजह से ही बिलीव्ड इन पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो, कि नई नई स्टेट राइट्स तो मिलेंगे लेकिन प्रेसिडेंट की जो पावर्स होंगी ना उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. सो दिस वाज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम जेफरसन इवन. तो ये चीज जो है वो आपकी आ जाती है. ओके जी, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक बट इट कैन बी इलेबोरेटेड. जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू पीपल एन आइडिया दैट व्हेन दिस क्वेश्चन या इफ दिस क्वेश्चन कम्स तो हाउ विल यू बी टैकलिंग दैट क्वेश्चन. सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक इंट्रोडक्शन जो है वो अपना बनाएंगे. इट कैन बी ऑफ 1 पेज. एक पेज का आप लोग इंट्रोडक्शन लाजमी लिखेंगे और उसके अंदर आप लोग जो है वो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है अमेरिका के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अमेरिका वाज ऑन नेसेंट स्टेजेस when Jefferson hold the reins of US United States of American government. उसके बाद आप थोड़ा सा जेफरसन के बारे में बताएंगे. फिर आप उसके बाद जो है सिमिलरली उसके बाद आप लोग जैक्सन के बारे में बताना शुरू करेंगे. और मुझे नहीं लगता कि जेफरसन और जैक्सन का बैकग्राउंड आप लोगों को भूलना चाहिए क्योंकि मैंने ये दोनों आप लोगों को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करवाए हैं. उसके बाद आप लोग जो है वो बताएंगे कि इनकी जो डेमोक्रेसी थी. उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन के बाद जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे डेमोक्रेटिक फीचर्स की हेडिंग. ठीक है, डेमोक्रेटिक फीचर्स की हेडिंग के अंदर आपने सारे पॉइंट्स को नहीं अभी लिखना. आपने फिर बताना है कि बोथ हैड समहाउ सिमिलर बट देयर वर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस एज वेल व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो. उसके बाद आपने क्या करना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं ये वाले. बैंक्स, attitude towards Indians, attitude towards slaves, form of government, कॉमन मैन, फॉरेन पॉलिसी, स्टेट राइट्स. ये आप लोगों ने जस्ट हेडिंग्स देनी है. सारी हेडिंग्स देने के बाद फिर आप नंबर 1 लिखेंगे बैंक्स और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे फिस्कल पॉलिसी, ताकि ये आप लोगों को दोनों मतलब ये पॉइंट दोनों एक में ही आ जाते हैं. फिर उसके बाद आप इसी तरह लाइन लगाएंगे पेपर में और दोनों को बाइफरकेट करके लिखेंगे. फिर उसके बाद अगला हेडिंग देंगे एटीट्यूड टूवर्ड स्लेव्स. इसी तरह स्केल से लाइन लगाएंगे और इस तरह से ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है. गॉट इट. तो ये चीज. अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका आएगा ना, ये यहाँ पे आप लोग लुजियाना का मैप बनाएंगे और यहाँ पे आप लोग बनाएंगे जो नॉर्दर्न टेरिटरी का इशू रिजॉल्व हुआ था. ये दोनों मैप्स आपने बनाने हैं. लुजियाना परचेज वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में. ये वाला जो मैप है ये आप लोगों ने खुद ढूंढना है और ये आप लोगों ने बनाना है. ऑल्दो मेरे पास पड़ा हुआ है बट आप लोगों को ये टास्क इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग इंटरेस्ट शो करें और अपनी तैयारी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें मैप्स ढूंढने का. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग. और हाँ, एक चीज और, आपने इसका क्रिटिकल अप्रेजल एंड पर देना है. क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर अगेन आप इंट्रोडक्शन वाली ही बातों को रीफ्रेज करके लिखेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन और कंक्लूजन जो होगा वो आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो लिखेंगे. अच्छा जी, वॉइस प्रॉब्लम
अल्लाह अल्लाह, वाइस प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? सेकंड कौन सा मैप बनाना है? नॉर्दर्न टेरिटरी, आपने ये लिखेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा कौन सा इशू रिजॉल्व हुआ था। ना मिला तो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि आप लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके जी, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्लीज आप लोग जो है वो मैप वगैरह जो है इसके ऊपर ड्रॉ करें। और आज जो है हमारी लास्ट क्लास थी इस वीक की, और इंशाल्लाह ऑन मंडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्लेवरी। ठीक है जी, स्लेवरी के अंदर मैंने आपको सिविल वार भी साथ करवानी है, तो इट वुड बी अ लेंथी टॉपिक बिकॉज उसमें अब्राहम लिंकन का भी आप लोगों को बताना है। तो इंशाल्लाह अब मंडे को जो है वो हम लोग इसके ऊपर जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।